हाय गाइस। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैलेंज का पहला पार्ट कवर करेंगे, यानी कि हम एक्सटेम्परी बोलेंगे और वो टॉपिक है बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन के बारे में हम बोलेंगे। और आप मुझे रिव्यू कीजिएगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था और हमने कैसा बोला, कहाँ पे और ज़्यादा बेटर हो सकता था मुझसे और कहाँ पे गलतियाँ हुई। तो आप ये सब मुझे बताइएगा। आई विल से कि ये एक्सटेम्परी है बिकॉज़ काइंड ऑफ एक्सटेम्परी है ये। हालांकि हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है बोलने का बिकॉज़ यूज़ टू नहीं है हम, लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी देखते हैं भारतीय किसान यूनियन के बारे में कि भारतीय किसान यूनियन में क्या क्या है एनसीईआरटी के बुक में सिविक्स के। तो भारतीय किसान यूनियन जनवरी 1988 में लगभग 20,000 फार्मर्स जो हैं वो मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। गवर्नमेंट ने उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स को बढ़ा दिया था, तो ये लोग उस डिसीजन के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं। इन लोगों ने क्या किया होता है कि इन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के बाहर कैंप लगाया होता है और वहाँ पे लगभग ये लोग 3 हफ्तों तक रहते हैं जब जब तक इनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हो जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एजिटेशन था, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट था। और इनको खाना पानी कहाँ से मिलता था? नियर बाय विलेजेस से खाना पानी मिलता था। अब बिसाइड्स ये एग्जेम्प्लीफाई करता है गांव के लोगों के पावर को, यानी किसानों की शक्तियों को ये एग्जेम्प्लीफाई करता है ये मूवमेंट। तो ये कहाँ से थे? ये फार्मर्स बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन के मेंबर्स थे। भारतीय किसान यूनियन एक लीडिंग फार्मर्स का ऑर्गेनाइजेशन था और ये उसी के मेंबर्स थे। तो अब हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता है काफ़ी पहले हुआ था, लगभग इस इंसिडेंट के 20 साल पहले हुआ था। तो उसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किया था और वीट और शुगर बना था। दो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स बना था, वीट और शुगर। लेकिन जब से इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करना चालू कर दिया गया, तब से वीट और शुगर मार्केट्स में क्राइसिस होना शुरू हो गया था। तो इन लोगों के 5 मांगे थी, यानी 5 डिमांड्स थी। पहला डिमांड ये था कि वीट और शुगर केन के प्राइसेस को फ्लोर किया जाए। फ्लोर मतलब आई गेस भले उसको सस्ते में या महंगे में स्टेट्स बाकियों को बेचे, लेकिन उनसे एक अच्छे प्राइजेस में ही ख़रीदा जाए। फ्लोर करना इसको कहते हैं। ये काफ़ी इकोनॉमिक टर्म है और ज़्यादा हम अवेयर नहीं हैं इसके, लेकिन इतना पता है शायद। तो फ्लोर किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी इनको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में दिए जाएं इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इंटर स्टेट मूवमेंट्स होना चाहिए, फार्म प्रोड्यूस के इंटर स्टेट मूवमेंट्स होने चाहिए, जो कि रोक लग चुका था जिस चीज़ पे। इसके अलावा पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रोविज़न होना चाहिए। और इसके अलावा इनके जो लोन्स पे रीपेमेंट ड्यूज़ थे उसको भी माफ़ कर देना चाहिए। तो ये इनकी मांगे थीं। साइमल्टेनियसली ऐसी मांगे और जगह भी उठ रही थीं। जैसे महाराष्ट्र में बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था शेतकरी संगठन। शेतकरी संगठन इसका नाम था। इसके भी यही डिमांड्स थे। इसके हिसाब से ये जो फार्मर्स का मूवमेंट था वो भारत और भारत के फोर्सेस के अगेंस्ट एक कॉन्फ्लिक्ट था। भारत यानी कि जो किसान होते हैं, गांव के किसान, और भारत के फोर्सेस यानी जो अर्बन इंडस्ट्रियल होते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। तो पहले के चैप्टर्स अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वापस से एरीज़ में अराइज हो गया, वापस से ये अवेक हो गया। और इसके अलावा क्यों क्यों अवेक हो गया? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वजह से थ्रेट में आ रहा था। इसलिए धीरे धीरे इन्होंने एजिटेट करना चालू कर दिया। अब देखते हैं, आई गेस इतना ही था इस टॉपिक में।
अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्टेट्स को कन्विंस करना कि इनके डिमांड्स को पूरा किया जाए, इनके मांगों को पूरा किया जाए, इसके लिए ये लोग कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, जिसमें क्या क्या आते थे। सिरेंस आते थे, डेमोन्स्ट्रेशंस आते थे, रैलीज आते थे, जेल भरो एजिटेशंस आते थे। इसमें लगभग लाखों फार्मर्स जो हैं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग रीजन्स के लाखों फार्मर्स इसमें इन्वॉल्व थे। और इन्होंने हेड क्वार्टर्स, स्टेट के हेड क्वार्टर्स में और नेशनल कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट्स को कैरी आउट किया था। इसी और इसका एक और एस्पेक्ट क्या था कि ये लोग कास्ट लिंकेजेस को भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो इनकी अपनी कास्ट पंचायत्स होती थी, और कास्ट पंचायत्स इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ब्रिंग अप करने में मदद किया करती थी। तो आई होप इतना हमने ठीक बोला। आगे देखते हैं कि क्या है। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये लोग कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे, उसके बाद भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और काफ़ी वक्त तक खुद को सस्टेन करके रखा। इसका एक रीज़न ये था कि इनका क्लैन नेटवर्क था, और उसी क्लैन नेटवर्क को इन लोगों ने यूज़ किया रिसोर्सेज के लिए, फंड्स के लिए, एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए इनका इन लोगों ने यूज़ किया। तो आई गेस अब सिर्फ एक ही पैराग्राफ बचा है, और देखते हैं। तो ये जो फार्मर्स थे ये जनरली प्रॉस्पेरस स्टेट्स में ही फैले हुए थे। ये जो BKU के फार्मर्स थे प्रॉस्पेरस स्टेट्स में ही फैले हुए थे, और जो इनका जो सस्टेन करने वाले फार्मर्स होते थे, जो कि अपना उगाना और खाना वाले फार्मर्स होते थे, वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। और ज़्यादातर किसी भी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये लोग जो हैं अपने कम्युनिटीज़, किस कम्युनिटीज़ से लोगों को सेलेक्ट करते थे, अपने मेंबर्स को, जहाँ पे रीजनल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं उसको ये लोग सेलेक्ट करते थे। जैसे कि और भी एक का नाम हमने लिया था, शेतकरी संगठन, रैयत संघ कर्नाटका में बेस्ड है। शेतकरी संगठन कहाँ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है हमारे महाराष्ट्र में बेस्ड है। इसके अलावा एक टॉपिक थोड़ा सा मुझसे छूट गया नर्वसनेस की वजह से, और वो टॉपिक है ये वाला कि इन लोगों ने खुद को पॉलिटिकल पार्टीज से दूर करके रखा हुआ था 90s तक। और ये लोग एक प्रेशर ग्रुप थे। अगर आप आगे की किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि सरकारों को प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। और इन्होंने अपनी काफ़ी सारी इकोनॉमिक डिमांड्स को सरकार को मनवा लिया। और क्यों? क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा था। हालांकि जैसा कि हमने कहा ये कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा था, और इसी के वजह से इनकी काफ़ी सारी इकोनॉमिक डिमांड्स जो हैं वो पूरी हुई। तो आई होप ये वीडियो में हमने काफ़ी अच्छा बोला होगा। प्लीज़ रिव्यू करिएगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अभी के लिए गुड बाय।